अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जमाल और ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एंड रीजंस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो थ्योरी है जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूल के बनने वाले बॉन्ड के बारे में बताती है और उस बॉन्ड के बनने की रीजन के बारे में हमें बताती है। तो वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बट डज नॉट गिव रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी को। वेस्पर थ्योरी हमें प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। यानी कि वेस्पर थ्योरी हमें यह बताती थी कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस तरह हो सकती है और फिर वो उस शेप को एक्सप्लेन भी करती थी। लेकिन वेस्पर थ्योरी हमें यह बताने में नाकाम रही कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बनने वाला बॉन्ड की रीजन क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें दोनों ही वीबी थ्योरी is concerned with both formation of bond and shapes of molecule। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें दोनों के बारे में बताती है, यानी कि वो शेप के बारे में बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसे हो सकती है और उस शेप के अंदर मौजूद जो बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। यानी कि तीन चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या है और वो उसको एक्सप्लेन करती है। नंबर 2, उस मॉलिक्यूल के अंदर बनने वाले बॉन्ड उनके बारे में बताती है और नंबर 3, उन बॉन्ड की फॉर्मेशन की रीजन क्या है। इन तीनों के बारे में हमें बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम यानी कि एटॉमिक सब एटॉमिक मैकेनिकल अप्रोच, अब हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम इसको सपोज करें क्वांटम लेवल पर यानी कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर, तो इसके पहले पॉइंट की तरफ हम आएंगे। तो इसका पहला पॉइंट हमें बताता है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप्स यानी कि मीट टू ईच अदर, देन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसके बॉन्ड बनने की रीज़न क्या है, या कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो किस तरह बनता है। अगर हम बात करें वैलेंस शेल की, पहले जानना वैलेंस शेल बहुत ज़रूरी है। किसी भी एटम का हम जानते हैं कि शेल होते हैं S, P, D, F। इसी तरह इन शेल्स के सब शेल्स भी होते हैं, यानी कि S, P, D, F ये इनके सब शेल होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम के वैलेंस शेल यानी कि सबसे लास्ट शेल की बात हो रही है। लास्ट शेल के जो सब शेल हैं वो हाफ फिल्ड शेल्स आपस में ओवरलैप करें, एक दूसरे के साथ मिलें, तो क्या होगा, हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाएगा। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए यह चीज़ ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ही हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूल या बॉन्ड बनेगा। इसके अगर एग्जाम्पल्स लें तो हम लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल हाइड्रोजन की। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। अगर हम एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये लेते हैं और इनके वैलेंस शेल यानी कि वो है 1s और इस हाइड्रोजन का भी है 1s, ये दोनों हाफ फिल्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के शेल के अंदर जो पहला शेल है हाइड्रोजन का के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका पहला शेल ही वैलेंस शेल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने लिया 1s शेल, ये दूसरे हाइड्रोजन का हमने लिया 1s शेल। ये दोनों आपस में करते हैं ओवरलैप, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये शो करवाया जा रहा है कि ये दोनों आपस में यहाँ पर
ओवरलैपिंग करते हैं, और इन दोनों की ओवरलैपिंग के साथ ही यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, इसे हम कहेंगे H2। ये था हमारे पास s और s ऑर्बिटल का मिलना। अगर हमारे पास हो एक s ऑर्बिटल और एक हो p ऑर्बिटल, लेट्स सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन का सब शेल है और ये हमारे पास किसी और एटम का सब शेल p है। जब ये s और p आपस में ओवरलैप करते हैं, ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में ये देखें, इसका और इसका ये वाला लूप आपस में क्या कर गए, मैच कर गए, ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने के बाद हमारे पास ये पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया है। तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग। तो जब ये दोनों यानी कि जब ये दोनों सब शेल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर क्या होता है, तो इसके नतीजे के अंदर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीज द रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के नतीजे में इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ पर ओवरलैप करने से ये पूरे का पूरा बॉन्ड बन गया, तो उस ओवरलैपिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि इस एरिया के अंदर आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी। सिमिलरली जब हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे s ऑर्बिटल की, यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस पूरे के अंदर, यहाँ पर इस p के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, हम बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में है द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इनेबल इट टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतने ही ज़्यादा वो एटम जो है बॉन्ड्स बना सकता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आपने पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा जो है वो बॉन्ड बनेंगे। और यहाँ पर दूसरी बात कि वैलेंस शेल में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते जो कि पेयर्ड होते हैं, जिन्होंने अपना जोड़ा पहले बना रखा होता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि वैलेंस शेल क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको तरतीब देते हैं इस फार्मूला से 2n²। इसके मुताबिक के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एल शेल के अंदर जो है वो 8 होने चाहिए और अगले के अंदर हमारे पास होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह अगर किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 से कम है तो उसका वैलेंस शेल होगा के शेल। इसी तरह अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम तो उसका वैलेंस शेल एल होगा। और अगर किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद 18 है या 18 से कम है तो उसका वैलेंस शेल होगा m। तो चलिए बात करते हैं इसी की तरफ, यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही जो है उसके बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। और जो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा नहीं करते। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमें 1 बॉन्ड बना के देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा पिछले वाले में कि हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और वो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हुआ?
इसी तरह फर्ज कर ले हमारे पास कोई बी, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास बी एक जो है वो एक एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि ये इसका वैलेंस शेल है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये जो बी है ये 3 बॉन्ड बनाएगा। लेट्स सपोज ये भी हमारे पास बी था, इसके अंदर 1 2 और ये 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तो ये क्या करेगा, फर्ज कर ले ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है, तो ये एक हाइड्रोजन को यहाँ अपने साथ एक बॉन्ड बना लेगा, एक दूसरे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लेगा। आप देखें बी के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो उसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसने भी एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, इस वाले ने भी इसके साथ एक बॉन्ड बनाया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड and are also parallel to the region corresponding to the atomic orbitals that are overlapping। यानी कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। और कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होते हैं आल्सो आर पैरेलल टू द रीजन corresponding to the atomic orbitals that are overlapping। यानी कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे कि ये और ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की और इन्होंने ये वाला बॉन्ड बनाया, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग रीजन था वो ये था, ये वाला रीजन। तो यहां पर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके पैरेलल होती है, उस एरिया के पैरेलल जिसके अंदर ओवरलैपिंग हुई होती है। फिर लार्जर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, के ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे क्या मुराद है, लार्जर ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, के अगर हम बात करें लार्जर द ओवरलैपिंग द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही या ज्यादा होगी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास है एक पी ऑर्बिटल है, हम ये एस पी डी एफ ये वाले ऑर्बिटल्स के बारे में अभी अगले पॉइंट के अंदर बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप इसमें परेशान होइएगा। ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है और ये हमारे पास यहाँ पर एक है एस ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा ये ओवरलैपिंग थोड़ी सी इस फॉर्म में होगी। तो आप देखें ये वाला एरिया ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला। इसी तरह अगर हमारे पास P और P आपस में मिलते हैं, ये वाला P ऑर्बिटल और ये वाला P ऑर्बिटल, और फर्ज कर लें हमारे पास अब जो ऑर्बिटल बना वो बना ये वाला, ये P और प्लस इसका ये वाला P आपस में मिले तो इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। आप देखिए इसके मुकाबले में यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स दैट कि ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा। कहा जाता है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन पैटर्न एंड स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और ये दोनों ये कोवेलेंट बॉन्ड के सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ये दोनों ही डिफरेंट भी होते हैं और ये पैटर्न में भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सब शेल है और ये भी हाइड्रोजन का सब शेल है जो हाफ फील्ड है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं और इनके ओवरलैप करने की वजह से हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2 हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप देखें एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर हमारे पास दोनों ये 2 एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो लाइन है इनके दरमियान में ये जो लाइन आ रही है ये इंट्रामॉलिक्यूलर
या इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी कि दो एटम्स के न्यूक्लियस से गुजरने वाली या उनके जो शेल हैं उनसे गुजरने वाली लाइन, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सिस है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सिस के गिर्द आप ये जो हमने बनाया हुआ है, इतना जो फील्ड हमें दिखाई दे रहा है, इस फील्ड के अंदर अंदर, इस बॉन्ड के अंदर अंदर, जो कि इस इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस के राउंड अबाउट है, उसके गुलाई में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की जो इम्कान है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के अंदर हमारे पास टोटल है 9 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एक एटम प्लस फ्लोरीन का दूसरा एटम, उनके सब शेल आपस में ओवरलैप करेंगे। आपको याद होना चाहिए, अगर हम सपोज करें हमारे पास ये तीन, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, अगर आप सपोज करें तो ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। इस p ऑर्बिटल में ये px कह लें, इसको py कह लें और इसको pz कह लें। px, py, pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर हम फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन को आपस में ओवरलैप करवाएंगे। ये हमारे पास फ्लोरीन का जो है वो pz है, ये भी हमारे पास pz है। ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। इनके ओवरलैप करने से इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन आपस में ओवरलैप करते हैं, और इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड बनता है। हम बात करें अगर इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की, तो इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा ये वाला और ये वाला। बिल्कुल आप यहाँ पर भी गौर करें तो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के गिर्द आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है इसके राउंड अबाउट। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन की, कि हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपस में ओवरलैप करवाते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और ये हमारे पास फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैप किया और ओवरलैप करने के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर जो है वो बॉन्ड बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर भी आप इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सिस की बात करें तो इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस के राउंड अबाउट आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि अ सिंगल बॉन्ड विच इज formed when the partially filled orbitals overlap in such a way that the probability of finding the electrons is maximum around the line joining the two nuclei internuclear axis is called sigma bond। यानी कि ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा सिंगल बॉन्ड जिसमें पार्शली ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स, जैसे कि यहाँ पर ये पार्शली ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह ओवरलैप करें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन, कि इस तरह की ओवरलैपिंग के नतीजे में कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो, कहाँ पर, ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, वो लाइन जो टू न्यूक्लियाई को जो है वो ज्वाइन कर रही हो, या इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियर एक्सिस के राउंड अबाउट सबसे ज़्यादा हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जी, पाई बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड when two partially filled orbitals overlap side by side such that the probability of finding electrons are maximum above and below
द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई आर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जब दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करें और साइड बाय साइड ओवरलैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का सबसे ज़्यादा इम्कान उस लाइन के यानी कि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे सबसे ज़्यादा हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल्स ले रहे हैं। ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में, देखिए इस पी ऑर्बिटल्स की एक साइड और ये दूसरी साइड, इस दूसरे की ये वाली एक साइड और दूसरी साइड, ये दोनों आपस में साइड बाय साइड, ये वाली साइड इस साइड से, ये वाली साइड इस साइड से आपस में ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास ये एक बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो इम्कान है वो इस लाइन के, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, इसके अबव और बिलो सबसे ज़्यादा है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन की। हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, ये हमारे पास नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। इसमें आप देखें तो नाइट्रोजन का पहला शेल 1s वो कंप्लीट है, उसके बाद है 2s वो कंप्लीट है, और 2px 2py और 2pz ये तीनों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, कंप्लीट फिल्ड नहीं है। तो इसको समझने से पहले आप यहां पर एक चीज को लाजमी समझ लें। हम जानते हैं, हम यहां पर 3 एक्सिस ले लेते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको हम कह देते हैं x, इसको कह देते हैं y और इसको कह देते हैं z। प्यारे बच्चों, अगर आप x और y और z इन तीनों की पोजीशन को आगे पीछे भी कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं px ऑर्बिटल को, py और pz ऑर्बिटल को मैं इस फॉर्म में शो करवाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो px ऑर्बिटल है, मैं यहां पर बनाता हूं px, ये x एक्सिस है तो इसके गिर्द ये px ऑर्बिटल बन गया। इसी तरह ये y है तो मैं इसके गिर्द बना दूंगा py ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल बन गया। इसको py कर दें, इसको px कर दें। सिमिलरली ये मेरे पास z है तो मैं इसको pz ऑर्बिटल कर देता हूं, pz ऑर्बिटल। तो इस तरह आपको इसकी पूरी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन ये है और दूसरा नाइट्रोजन ये है। अब इस नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में करते हैं ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के नतीजे में अगर आप देखें, इस नाइट्रोजन के और इस नाइट्रोजन के हमारे पास ये px, py और pz ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप बात करें pz ऑर्बिटल्स की, जैसे कि ये pz ऑर्बिटल है, ये वाला, ये pz ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। और हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पर इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया सॉरी। और इसके साथ साथ जब इन दोनों के px और py वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास बनेंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि px और py ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का सबसे ज़्यादा इम्कान इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये py और ये py, इन दोनों का py ये वाला ऊपर वाला साइड और ये नीचे वाली साइड, यहां पर भी पाई बॉन्ड बना रही है और यहां पर भी पाई बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली हमारे पास ये px है और इसका px है, ये दोनों ऊपर भी ओवरलैपिंग करते हैं और नीचे वाली साइड भी ओवरलैपिंग करती है, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान सबसे ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा
N2। एक चीज यहां पर और काबिल गौर है कि पाई बॉन्ड हमेशा, बल्कि ज्यादातर जो है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ बनता है, वो अलहदा नहीं बनता। अगर आप यहां पर इस ओवरलैपिंग में भी देखेंगे तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बना और दो जो है वो पाई बॉन्ड बने। ओके।